Hello everyone. Now, part second of partnership firm dissolutions. फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में डिफरेंस तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। किस तरह से डिसोल्यूशन के टाइम पर हम सेटलमेंट करेंगे। Section 48 of the Partnership Act specify the mode of settlement of account and the dissolution of a partnership firm. It is as follows. सबसे पहले तो आप ये देखेंगे the amount of loss including the deficiency of capital shall be paid out of profits. जो भी लॉस हो रहे हैं उसको कैपिटल से, पर्सन की कैपिटल जो है उससे रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर भी उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं तो कैपिटल में से जो है पार्ट लिया जा सकता है, जिससे कि और पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी क्या है उनसे लॉस जो है वो रियलाइज़ कराया जा सकता है। जो भी हमने पेमेंट करनी है, कोई लॉस की पेमेंट करनी है तो पहले हम अपने प्रॉफिट में से करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल से करेंगे। उसके बाद भी अगर लॉस कवर नहीं हो पा रहे हैं तो पार्टनर्स की से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको मंगा लेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द फ्लोइंग मैनर एंड ऑर्डर। एसेट्स को जब सेल करेंगे तो उससे जो अमाउंट रिसीव हो रही है तो सबसे पहले उससे हम बाहर के आउटसाइड के डेब्ट्स को पे करेंगे। उसके बाद जो हमने एडवांस में किसी से लोन ले रखा है पार्टनर से तो उसको पे करेंगे। उसके बाद हम पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेंगे। अगर फिर भी कोई अमाउंट बच जाती है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान से समझेंगे कि क्या करेंगे हम सब। अगर लॉस की बात है, लॉस है तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट पड़े होते हैं उससे लेंगे। अगर प्रॉफिट भी नहीं है तो पार्टनर्स की कैपिटल से लेंगे। और अगर कैपिटल में करने के बाद भी उनके लॉस बच जाते हैं तो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मंगाएंगे। अब बात आती है कि जब प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे और सेल एसेट्स को सेल करके क्या करेंगे। जब एसेट्स को सेल करेंगे तो सबसे पहले बाहर के आउटसाइड के डेब्ट्स को पे करेंगे। सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने पार्टनर से लोन ले रखा है उसको पे करेंगे। उसके बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है बनाएंगे और उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के मनी जो है उसको रिटर्न करेंगे। और फोर्थ पॉइंट पर हम क्या करेंगे, उसको बचे हुए अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स। अब फर्म का डेब्ट क्या है और प्राइवेट डेब्ट क्या है ये ध्यान से समझेंगे आप सब। फर्म का डेब्ट, डेब्ट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म्स डेब्ट। जो भी फर्म के आउटसाइड के डेट्स हैं, मतलब कि फर्म ने जो जिसको देना है वो सारे फर्म के डेब्ट्स हैं। प्राइवेट डेब्ट्स जो कि पार्टनर की वजह से हैं, डेब्ट्स विच ए पार्टनर ओव इन हिज टू पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेब्ट्स। तो यहाँ पर अमाउंट जो रियलाइज हो रही है एसेट्स को सेल करने में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म जो है अपने खुद के फर्म के डेब्ट्स को पे करेगी और अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उसको अमंग द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सेकंड हम कहते हैं कि अगर रियलाइज प्राइवेट एसेट्स है पर्सन की और प्राइवेट एसेट्स को वो खुद के प्राइवेट डेब्ट्स को पे करने के लिए यूज़ करेगा। अगर कुछ सरप्लस बचेगा तो उसको पे कर देगा बाद में फर्म के डेब्ट्स को। तो ध्यान से समझना, अगर फर्म का डेब्ट्स आता है तो फर्म अपने डेब्ट्स को सबसे पहले पे करेगी। और अगर प्राइवेट डेब्ट्स आता है तो प्राइवेट डेब्ट्स को प्राइवेट पर्सन की खुद की प्रॉपर्टी से पहले पे करेगा। अब फर्म के डेब्ट्स को पे करने के बाद जो बचा वो तो सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। लेकिन
प्राइवेट पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्राइवेट डेब्ट्स में यूज़ करने के बाद कुछ बचता है तो उससे फर्म के डेब्ट्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो केस है, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा इस केसेस में, हम वो देखेंगे। यहाँ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट्स के बाद हमारा डिफरेंस आता है फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स का, देखेंगे आप। फर्म्स डेब्ट्स क्या हैं और प्राइवेट डेब्ट्स क्या हैं, देखेंगे। फर्म्स डेब्ट रेफर टू द डेट्स पेबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर, ऐसे डेट्स जो कि आउटसाइडर को फर्म की वजह से फर्म ने पे करने हैं, वो फर्म के डेब्ट हैं। प्राइवेट डेब्ट्स क्या हैं, जो पर्सन के खुद की वजह से, पर्सनल कैपेसिटी की वजह से जो पार्टनर के खुद के पे करने हैं, पेबल हैं, वो हमारे प्राइवेट डेब्ट्स कहे जाएंगे। हु इज़ लाइबल, अब इसको लाइबल कौन करेगा, कौन पे करेगा। फर्म के डेब्ट है तो फर्म ही पे करेगी, या तो सारे पार्टनर्स जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पे करेगी, या फिर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ऑल पार्टनर्स लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली। प्राइवेट डेट्स को कौन पे करेगा, जिस पर्सन के पर्सनल प्राइवेट डेट्स है तो वो पर्सनल खुद ही, पर्टिकुलर पर्सन ही जिसके खुद के लाइबल हैं वो ही पे करेगा। थर्ड हमारा पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, क्या फर्म की प्रॉपर्टी जो है अप्लाई की जा सकती है फर्म के डेब्ट्स के लिए, बिल्कुल की जा सकती है। फर्स्ट पेमेंट जो है हम उसी के लिए ही करेंगे, लेकिन अगर कंसर्न पार्टनर के केस में करें तो कंसर्न पार्टनर शेयर इन एक्सेस फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेब्ट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स। तो कंसर्न पार्टनर जिसके डेब्ट्स हैं वो अपने शेयर का फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेब्ट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट, अपने शेयर का फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के डेब्ट को पे करने के बाद जो है प्राइवेट डेब्ट्स के लिए यूज़ करवा सकता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जा सकती है फर्म के डेब्ट के लिए, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन पहले प्राइवेट डेब्ट्स को यूज़ पे करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो ही हम करेंगे। और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो आपको पता ही है फर्स्ट तो उसके लिए पे किया ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश और बैंक का अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट जो कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए बनाया जाता है। जो भी एसेट्स से रियलाइज होगा वो एसेट से जो भी पैसा वसूल होगा उसको हम लाइबिलिटीज़ को पे करने में लगा देंगे, और अगर कुछ बच जाएगा तो वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट्स में। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ओपन फॉर disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. Realization account is a nominal account and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या क्या इसमें जर्नल एंट्री होंगी। तो सबसे पहले हमारी जो जर्नल एंट्री है वो क्या है, क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का अकाउंट क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है सबको कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट अकाउंट होता है। जब अब बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैश को और बैंक के कॉलम को छोड़कर या कैश और बैंक का बैलेंस छोड़कर जो भी हमारी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करेंगे। कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी उनकी बुक वैल्यू पर ही। सेकंड हमारा जो आता है वो क्या है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स को तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं।
ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। तो जो एसेट्स जो हैं कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं उन्हीं को ही आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो कि फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ऐसे एसेट्स हमारे उनसे अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं होती है, तो शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हम, तो हम कहाँ क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है लॉस कवर करने के लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से हम उसको डेबिट कर देंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी बात आती है वो है क्या, किस तरीके से एंट्री की जाएगी ट्रांसफ़र करने टाइम। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू प्रॉफिट और टू लॉस से, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। उसके बाद जो हमारी बात है वो क्या है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए प्रोविज़न अगेंस्ट एनी एसेट्स, कोई भी प्रोविज़न जो है जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या डेप्रिसिएशन, तो एसेट्स के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि एसेट शुड बी ट्रांसफर ऑफ द रियलाइजेशन इट ग्रोस फिगर सच प्रोविजन शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। अब प्रोविज़न जो होता है वो क्या होता है, उसमें कुछ पैसा पड़ा होता है, वो उस एसेट्स के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया होता है, ताकि हमको फ्यूचर में जो लॉसेस होते हैं उसको हम कवर कर सकें। तो अब जो प्रोविज़न होंगे, तो प्रोविज़न चाहे वो डाउटफुल डेट्स के लिए होगा या डेप्रिसिएशन होगा, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब वो क्रेडिट बैलेंस हमारा मतलब कि क्रेडिट में ले जाया जाएगा, तो उससे क्या होएगा कि क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अब उसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स उसको बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एसेट्स को तो हमने किया था क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स का पहले बैलेंस था डेबिट, अब क्या कर रहे हैं एसेट्स को क्रेडिट। तो इसी तरह से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमारा क्या था, क्रेडिट था, लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करते टाइम डेबिट कर देंगे। तो प्रोविज़न हमारे जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में कर देंगे। तो ये बहुत सारे टाइप के रिजर्व हो सकते हैं, जैसे कि मशीनरी को रिप्लेसमेंट का रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व, तो ये सारे रिजर्व जो हैं वो रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं रियलाइजेशन में। एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट अ बुक वैल्यू, तो ये याद रखेंगे आप कि सिर्फ बुक वैल्यू पर ही एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। अब बात आती है लाइबिलिटी की। अब आपको पता है लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। जब लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो क्या होगा, अब पे करते टाइम डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो आप इसके लिए भी क्या है, ये बातें ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ओनली दोज लाइबिलिटी विच रिलेटेड टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो अमाउंट जो है बाहर किसी थर्ड पार्टी को जाननी है, जैसे कि क्रेडिटर्स की, बिल पेबल्स की, बैंक ओवरड्राफ्ट की, अदर आउटसाइड लोन्स की, प्रोविडेंट फंड की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, पार्टनर के वाइफ लोन की, तो वो ही हम क्या है ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगे। कभी आप सोचें कि बैंक बैलेंस को नहीं किया तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लायबिलिटी के केस में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो थर्ड पार्टी का बैलेंस बनता है, और बैंक में पैसा होना तो बैंक कैश में कन्वर्ट हो चुका है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। कैश और बैंक का अकाउंट अलग से बनाया जाता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो डेब्ट्स को पे करने की बात है, तो वहाँ पर हम लायबिलिटी को पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट टू और नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो है वो सेपरेटली बनाया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए ही जो है वो उसको ही ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि कोई जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इनको ट्रांसफ़र जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको जो है पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है डिवाइड किया जाता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये सारे जो हैं हमारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे कहाँ पर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जिस तरीके से पार्टनर्स को लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो,
या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उन सबको पे करने के लिए क्रेडिट साइड में ट्रांसफर मतलब उनका बैलेंस जो है था वो डेबिट किया गया था। तो यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन का जो पॉइंट है वो मैं बताने जा रही हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स था हमारा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा बुक्स में है और कोई लाइबिलिटी जो है नहीं है, तो क्या होगा कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है तो सारा का सारा पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिवाइड कर दिया जाता है। सभी को ये बात पता है, ये पुराना केस है, कोई नई बात नहीं है। फिर भी आप सब ध्यान से देखेंगे, पार्टनर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारा डिवाइड होता है पार्टनर्स के कैपिटल में जब कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। अब सेकंड केस आता है, अगर कोई लाइबिलिटी होती है लेकिन वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम होती है, तो क्या होगा। आपको पता है लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई थी, लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई थी, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी 8000 का, मान लीजिए हमारी लाइबिलिटी जो है वो 8000 की है और रिजर्व में पैसा 20000 है, तो 8000 जितनी जो लाइबिलिटी है ना वो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी थी। कहाँ पर करी थी, क्योंकि लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसकी वजह से हमने रियलाइजेशन की डेबिट साइड में किया होगा। ठीक है, जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब लाइबिलिटी को पे करने की बात है तो पे करने के लिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट को उतने से वर्कमैन कंपनसेशन से 8000 से क्रेडिट कर दिया जाए और बाकी अमाउंट जो है वो 12000 पार्टनर्स में डिवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो क्या है, अगर दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो सारा का सारा पैसा जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले लाइबिलिटी जो है उतनी ही लाइबिलिटी है और उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन में अमाउंट है, तो सारा का सारा पे करने में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी अमाउंट बात आती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो क्या होगा, मतलब कि लाइबिलिटी जो है वो मोर देन है अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो मोर देन होने पर हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो अगर 20000 का है और लाइबिलिटी का क्लेम 25000 का है, तो 20000 जो है पूरे के पूरे जो है आप ट्रांसफ़र कर देंगे और जो बाकी की लाइबिलिटी है वो अपने आप ही लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में है और वो पार्टनर्स में लॉस के रूप में या फिर उनके जो भी प्रॉफिट को कम करके जो है पे कर दी जाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट केस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लवन्या एंड प्रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। लवन्या और प्रिया जो है ना वो 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करती हैं और उनका जो रिजर्व में अमाउंट है वो 1,50,000 है बैलेंस शीट में और नो लाइबिलिटी टुवार्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। अब आपको पता है 1,50,000 का 2/3 और 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,50,000। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्याज कैपिटल और टू प्रियाज कैपिटल। तो देख सकते हैं आप 1,50,000 से हो जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारा केस है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो हमारा है 1,50,000 रिजर्व है लेकिन लाइबिलिटी जो है वो 90,000 की है, तो क्या होगा 60,000 जो है वो 2:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा 40,000 और 20,000 में, और जो 90,000 है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इसी के साथ ही टू पार्टनर्स कैपिटल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या कर दी गई है, सेपरेट एंट्री करके दिखाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो रियलाइजेशन से 90,000 जो पे करने हैं वो भी क्या है, पे कर दिए जाएंगे। जब लाइबिलिटी को पे करेंगे तो लाइबिलिटी की पेमेंट की एंट्री बैंक से करके भी दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारा क्या है, इक्वल है, तो इक्वल के केस में क्या होगा कि जितने की लाइबिलिटी उतने का ही हमारा जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो पूरा का पूरा जो है आप देख सकते हैं यहाँ हम रियलाइजेशन को पे कर देंगे, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने एंट्री क्या करी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन 1,50,000 से और रियलाइजेशन टू बैंक 1,50,000 से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़
हमारी का जो है कंप्लीट होती है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो वो क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1,50,000 का है, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो 2 लाख की है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 1,50,000 ही हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमारे पास रिजर्व में पैसा है। उसके बाद तो जो बाकी अमाउंट हमारी है वो जो है बैंक से पे करेंगे, बैंक से पूरी पे की जाएगी। तो वो 150,000 के अलावा 50,000 एक्स्ट्रा भी बैंक से हम पे कर देंगे। इसके बाद जो हमारा केस है वो है नेक्स्ट एंड लास्ट केस है, देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट एंड फर्म हैड टू पे 40,000 हैज़ कंपनसेशन टू वर्कर। अब देखो कोई भी कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं बुक्स में। जब बुक्स में कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरा 40,000 की 40,000 अमाउंट जो है हमारी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र की गई, और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के बाद आप कहते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन में कोई अमाउंट नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रियलाइजेशन टू बैंक हमारी एंट्री हो जाएगी 40,000 से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। कंप्लीट करेंगे आप अपने पॉइंट्स, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।